आज मैं आपको लेकर आया हूं सरदार पटेल की जन्मभूमि और कर्मभूमि खेड़ा में, यानी गुजरात में। और यहां पर उन्हीं के गांव का एक युवा यानी छोटा लौह पुरुष चिंतन हमारे साथ है। और चिंतन का जो ये चिंतन से जो चमत्कार उसने किया है उसको आज हम स्मार्ट खेती में आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। दरअसल उन्होंने यहाँ पर एक घास लगाई है। इस घास में आमतौर पर 40 टन 50 टन पर एकड़ घास का प्रोडक्शन साल भर में किसान ले पाते हैं। कोई मैक्सिमम कर पाता है तो 100 टन तक ले पाता है, लेकिन उन्होंने पहले इसे 500 टन तक वो ले गए और अभी वो इसे 1000 टन तक लेने जा रहे हैं। मतलब 2 रुपया किलो ग्रीन फोडर वो बेचते हैं। अगर ये 1000 टन बन जाता है तो इसका मतलब 1000 टन इंटू 2 इक्वल टू ये 20 लाख रुपया पर एकड़ का ये चमत्कार है, चिंतन का चमत्कार है। ये कैसे हो पाता है, उन्होंने ये कैसे किया है, ये हम चिंतन से समझने की कोशिश करेंगे। आमतौर पर किसान जो हैं वो 1 एकड़ घास के खेत से वो 20 लाख रुपया तक भी कमा सकते हैं। इसका उन्होंने कभी भी सोचा नहीं होता है, लेकिन आपने ये कैसे सोचा? साथ में मैं ये भी समझना चाहूँगा कि मुझे आपकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि आप बाय प्रोफेशन तो किसान नहीं थे, आपने इसको बाय चॉइस अडॉप्ट किया है। मेरे पिछली 4 पीढ़ी से तो किसी ने किसानी नहीं की थी। हम किसान भी नहीं हैं, तो हमारे पास कोई ज़मीन नहीं थी। तो मैंने कॉरपोरेट पे काम करते करते ये सोचा कि खेती करना है। और मेरे काफ़ी सारे मित्र ऐसे थे कि जो बोलते थे कि किसानी में पैसा नहीं है, जिनके पास अच्छी खासी ज़मीन है, 10-10 एकड़ ज़मीन है, फिर भी वो कमा नहीं पा रहे, वो ऊपर से पैसे इसके अंदर डाल रहे हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम वहाँ था कि किसान प्राइस के पीछे भागते हैं, प्रोडक्शन के पीछे नहीं। अब उसका कारण ये है कि मिट्टी की जो क्वालिटी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। ऑर्गेनिक कार्बन के लेवल है वो 0.2%, 0.15% तक चले गए हैं इंडिया में। तो वो बहुत कम है, उस पर आपको प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले सॉइल प्रिपरेशन की मेथडोलॉजी देखा, फिर डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए मेरे को प्रोडक्शन ज़्यादा लेना है। अगर मैं प्रोडक्शन ज़्यादा लेता हूँ तो सेल्स मेरे हाथ में है। कि मैं अगर 5 किलो आलू बेचता हूँ और 50 किलो आलू बेचता हूँ तो दोनों के प्राइस में फ़र्क आ जाएगा, राइट। और उसका नेगोशिएशन पावर मेरे पास आ जाता है। तो मैंने सबसे पहले प्रोडक्शन के ऊपर फोकस किया। ये जो घास चारा है उसका अभी ईयरली प्रोडक्शन एवरेज एक किसान जो होता है वो 100 टन से 150 टन तक ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं ले पाते हैं। तो मैंने इसको सबसे पहले फोकस किया कि कैसे इसको डबल करना है। तो डबल करते वक्त मैंने काफ़ी सारे लोगों से कनेक्ट किया, काफ़ी सारे किसान जो इसका ऑलरेडी फार्मिंग करते हैं वो देखा। तो ज़्यादातर लोग का मिस्टेक क्या था सर कि वो लोग सिर्फ अपना वहाँ पे या तो यूरिया डाल देते थे साल में एक बार, या फिर वो पानी देते थे और पानी के साथ कुछ और कोई और दवाई दे दिया तो उसके ऊपर काम करते थे। कई कई किसान ऐसे जो सिर्फ पानी देते हैं पूरे साल। तो अगर हम अपनी बॉडी को पूरे साल पानी में रखेंगे, सिर्फ पानी के ऊपर ज़िंदा रखेंगे तो हम नहीं रह पाएंगे। मीन्स जी तो जाएंगे पर वो मुर्दा शरीर ही होगा एक्चुअली। तो सेम चीज़ हमारे क्रॉप के साथ होता है कि जब तक हम उनको न्यूट्रिशन नहीं देते हैं तब तक वो वैल्यू एडिशन नहीं होगा। फिर लोग कहते हैं सूख क्यों गई, ये गल क्यों गई, इसको फंगस क्यों लग गया, वगैरह वगैरह। एग्जैक्टली माई पॉइंट है सर। तो वहाँ से शुरू किया कि किस तरीके से वैल्यू एडिशन करना है। ये वैल्यू एडिशन के पूरे प्रोसेस के अंदर मैं एक इंसान से मिला जिनका नाम है महेश माहेश्वरी जी। तो मैंने उनसे समझा कि किस तरीके से इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि उनका और मेरा सोच एक था। तो उन्होंने भी यही बोला कि आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका आमदनी बढ़ जाएगा, आपका लेबर सेम लग रहा है, ओके, तो मेरा खर्चा नहीं बढ़ रहा है, मेरा सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ओके। अगर 1 एकड़ पे मैं 100 टन भी डाल रहा हूँ तो भी मेरा लेबर वही लगेगा। 1 एकड़ पे अगर मैं 1000 टन निकाल रहा हूँ तो भी लेबर वही लगेगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया। इस चारे का नाम क्या है, ये चारा क्या है, इसे मार्केट में आमतौर पर इसका रेट क्या है और आप किस रेट में देते हैं? ये है न्यूट्रासूटिकल फॉडर ग्रास, और बेसिकली ये एक थोड़ा बाजरे के फैमिली से कनेक्टेड है। और इसके साथ साथ हम 2 चीज़ और मिक्स करके देते हैं। एक तो हम इसके साथ देते हैं कि हम सहजन का पत्ता, और दूसरा हम चौलाई। तो चौलाई हम उसके अंदर मिक्स करके देते हैं। तो हर एक टन पे हम 10-10% हम उसको देते हैं। 100 किलो 100 किलो। तो हर एक 1000 किलो पे 100 किलो चौलाई, 100 किलो ये पत्ता।
अगर 1000 किलो चारे के साथ में 100 किलो चौलाई, 100 किलो सहजन का पत्ता अगर आप दे देते हैं तो तब जो किसान है उसको अपनी गाय को, भैंस को बाकी फीड देना, दाना देना, इसकी ज़रूरत कितनी रहती है? सर हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से और हमारे जो किसान हैं वो अभी धीरे धीरे उन्होंने दाना पूरा देना बंद कर दिया है। अब उसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि आप दाना क्यों देते हो। एक रीज़न ये होता है कि आप प्रोटीन ज़्यादा देना चाहते हो। जब प्रोटीन आप पशु को ज़्यादा देते हो तो आप उससे आपका फैट बढ़ जाता है, और जब फैट बढ़ता है दूध का तो रेट भी बढ़ जाता है। तो एक चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ कि जब तो हम क्या आप उस फैट को मेंटेन कर पाते हो? जी बहुत आसानी से। अब उसका रीज़न ये है कि जब हम सहजन का पत्ता लेते हैं और हम चौलाई लेते हैं और हम हमारा ग्रास लेते हैं, इन सबको मिक्स करते हैं तो हम बेर मिनिमम 15% प्रोटीन के ऊपर चले जाते हैं। 15%। तो आपको पता चल गया कि इसके ज़रिए हम प्रोटीन तो सेम दे रहे हैं, तो फिर आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत क्या है। ओके, तो हमने उनको ये सजेस्ट किया है कि आप गाय या भैंस को आप कम खाना मत दो, आप उतना ही खाना दो जितना उनको चाहिए एक्चुअली। तो हम उनको ये सजेस्ट करते हैं कि आप 30 किलो हर रोज़, अगर वो दूध देती है या नहीं देती है, 30 किलो आप उसको दो। फ़ायदा ये हुआ कि एक्स्ट्रा एंटीऑक्सीडेंट्स, इसके अंदर प्रोटीन अच्छा हो गया, इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके अंदर रेसिड्यू फ्री हो गया, इसके अंदर कोई केमिकल का रेसिड्यू नहीं है। पिछले 2 साल से हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके अंदर कोई रेसिड्यू नहीं मिला। तो इसकी वजह से क्या हो गया, उनके शरीर में जो गलत चीज़ें जा रही थी वो जाना बंद हो गया। गोबर का शुद्धिकरण हो गया, गौमूत्र का शुद्धिकरण हो गया और दूध का शुद्धिकरण हो गया। प्रोटीन की वजह से उनका फैट भी बढ़ गया, दूध का क्वांटिटी भी बढ़ गया। ओके, क्योंकि इसके अंदर 72% से ज़्यादा पानी है। ओके, और इसके अंदर मिठास थोड़ा हल्का मिठास रहता है। ये गन्ने जैसा मीठा नहीं रहता है, पर हल्का सा मिठास रहता है, तो गाय इसको अच्छे से खा सकती है। ओके, उसको खाने में मज़ा भी आता है। तो उसके थ्रू हमने उसको सहजन का पत्ता दे दिया, सहजन के पत्ते के साथ साथ हमने उसको चौलाई दे दी, तो सारा न्यूट्रिशन एक करके उसको दिया। तो वैल्यू एडिशन तो यहीं पे हो गया, दूध बढ़ा तो किसान को उसको वहाँ पे बेनिफिट हो गया कि उसको पैसा मिल रहा है। जो इसे खरीद रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि वो अब फीड देना उन्होंने बंद कर दिया है? जी, ऑलरेडी उन्होंने फीड देना बंद कर दिया है। हमारे जो भी किसान हैं जो अभी पिछले 1 साल से हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने फीड देना बंद कर दिया। जो अभी और दूध में कोई कमी नहीं है? दूध में उत्पादन उनका बढ़ा है कम होने की जगह पे। तो सर ये एक मिथ है कि आप हर रोज़ उसको दान देते हो तभी आपका दूध बढ़ता है। आप उसको सही चारा अगर आप देते हो तो आपका काफ़ी सारा खर्च कम हो जाएगा। अब आप एक चीज़ ये समझो कि अगर वो चारे के पीछे हर रोज़ का 1000-1500 रुपये डालता है, वही चीज़ आपका बच गया, तो कितना बेहतरीन बात है, क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो दूध का भी घट गया। एक और मज़े की बात है, आमतौर पर किसानों को जो है चारा बरसात के समय में मिल जाता है। चारा 1 एकड़ से कितनी गायों को, अगर 1000 टन का टारगेट आप पूरा कर लेते हैं तो कितने पशुओं को आप और कितने साल में कितने दिन तक चारा दे सकते हैं? सर 2 तरीके से आप इसको काट सकते हैं। एक तो आप पूरा 1 एकड़ खेत काट लीजिए तो आपको साल में 6 बार कटाई मिलेगा। ठीक है, ओके, बेर मिनिमम। अगर आपका ये वेदर है तो अगर आप उसको हर रोज़ के तौर पे देखते हैं तो हम यहाँ से हर रोज़ 100 गायों का खाना 365 डेज विदाउट मिसिंग, 365 दिन 100 गायों का खाना, एक गाय का खाना 30 किलो, इस हिसाब से देते हैं। 100 गायों का खाना, हर एक गाय का खाना 3000 किलो आपको हर रोज़ यहाँ से मिलेगा। और उसका रीज़न पीछे आप ये सब देख ही सकते हो कि इसका हाइट कितना है, इसका घेराव कितना है। मैक्सिमम हाइट कितनी चली जाती है इसकी? अभी हमने जब देखा, लास्ट टाइम हमने लिया था, तब इसका मैक्सिमम हाइट हमने 20 से 25 फुट के बीच में, अभी माप नहीं सकते, पर 20 से 25 फुट आराम। 20 फुट तो आप ऐसा मान लीजिए कि नॉर्मल है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो तो वो हमने देखा कि ये ऑलरेडी 10 फुट से ज़्यादा है, तो ये और बढ़ेगा अभी। बिल्कुल जी। एक गीत है जिस गीत की एक लाइन है कि चिंतन मंथन से पथ मिलता त्रुटियों के परिहार का। मतलब जो हम मिस्टेक कर रहे होते हैं, अगर उन मिस्टेक को लेकर हम चिंतन करें तो उनमें सुधार होता है, परिष्कार होता है। इस चिंतन की आप कुछ खास बातें देखिए। यहाँ पर चारा है, चारे के साथ में चौलाई है, चौलाई के साथ में आपको सहजन के पत्ते हैं। 1000 किलो में अगर आपने सहजन के पत्ते 100 किलो दे दिए, चौलाई के पत्ते 100 किलो दे दिए, तो अब आपको फीड देने की ज़रूरत नहीं। दूध में भी वो कहते हैं कि उसमें घटाव की जगह वो बढ़ोतरी होती है। सबसे बड़ी बात, क्या आप 1 एकड़ के चारे से 365 दिन तक बिना एक ड्राई फोडर 1 ग्राम भी दिए बगैर आप 100 भैंसों को या 100 गायों को पाल सकते हैं? जवाब है हाँ।
क्या सही है ना ये बात? जी सर, ये एकदम सही बात है, पर इस प्रोसेस को करने के लिए एक प्रॉपर मेथडोलॉजी, एक स्ट्रिक्ट मेथडोलॉजी है। आखिरी बात हम इसी पर करेंगे। जी जी, तो ये हो सकता है सर। क्या है मेथोडोलॉजी? सर सबसे पहले कि जब से मैंने ये फार्मिंग स्टार्ट किया है, मैंने यहाँ पे ना यूरिया का यूज़ किया है, ना डीएपी का यूज़ किया है, कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया है। मैंने इसको एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन के तहत काम किया। मैंने सबसे पहले महेश महेश्वरी जी है जिनके साथ मैं कनेक्टेड हुआ, मैंने उनको पूरे खाद के रिपोर्ट्स देखे सबसे पहले, मैंने उसके बेनिफिट्स देखे, मैंने उसकी कंसिस्टेंसी देखी, उसके बाद मैंने पूरा मेथडोलॉजी उनके साथ बैठ के सीखा। अब जब उन महेश जी ने मुझे समझाया कि ये किस तरीके से काम करेगा, तो मैंने सबसे पहले 1 एकड़ पे ये मान के चला था कि 100 टन तो बेयर मिनिमम आएगा सालाना। तो उस हिसाब से मैंने उनकी मेथोडोलॉजी फॉलो की और फर्स्ट ईयर पे मैंने 500 टन यानी कि 5 लाख केजी मैंने यहाँ से निकाला। अब उसका मेथोडोलॉजी ये है कि हम इसको फॉलियर स्प्रे भी देते हैं और इसको हम बेसल भी, हाँ, जड़ों में भी देते हैं। तो जो लिक्विड फर्मेंटेड कंपोस्ट है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, उनको डाइल्यूट करते हैं और डाइल्यूट करने के बाद हम उसको ज़मीन में भी देते हैं और डाइल्यूट करने के बाद हम उसको फॉलियर स्प्रे पे भी देते हैं। फर्स्ट ईयर पे हमारा प्रोसेस ये था कि हमने 75% सॉइल में दिया था, 25% हमने फॉलियर स्प्रे दिया था। अब इस साल हम प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 50% हम सॉइल में देंगे, 50% हम उसको फॉलियर स्प्रे पे देंगे। तो इस तरीके से एक चीज़ ये हुआ। अब 500 टन से 1000 टन जाने के लिए हमने बेयर मिनिमम 5 टन जो हाई कार्बन सॉइल है वो इसके अंदर डाला। अब ऐसा नहीं है कि 500 टन से 1000 टन हम आसानी से पहुंच सकते हैं, प्रोसेस सिंपल है, पर उसके लिए हमें हाई कार्बन सॉइल जो मिट्टी का मृदा तत्व है उसमें जो कार्बन तत्व है वो बढ़ाना पड़ेगा। जब कार्बन तत्व 2% पे पहुंचेगा तब आपका काम इजी हो जाएगा। तो इस एकड़ में अभी कितनी स्टिक जो हैं होंगी, क्या अंदाजा? सर अभी यहाँ पे 12,000 स्टिक्स एक साथ डाली हुई है। हर एक स्टिक का अभी मल्टीप्लाई होकर वो कितना हो गया? अभी 12,000 स्टिक, हर एक स्टिक का आसपास मिनिमम मैं 30 स्टिक गिन रहा हूँ। तो 3,60,000 स्टिक्स बेयर मिनिमम है। ओके, तो अभी उसका और हर स्टिक का वेट भी कम से कम, एवरेज वेट अभी मैं मान के चलूँ तो 350 से 400 ग्राम बेयर मिनिमम है। पर मैं 250 ग्राम से ज़्यादा किसी को नहीं बोलता हूँ क्योंकि सबको विश्वास नहीं आता कि जब 3.5 लाख स्टिक है उसको 250 ग्राम से अगर आप मल्टीप्लाई करो तो भी बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। तो सालाना आपका 500 टन तो वहीं पे हो गया और चारा आपके सामने है। दूसरी चीज़ कि अभी हम इसको 500 ग्राम के ऊपर ले जा रहे हैं। अगर आप एक देखो कि जब 20 फुट का अब जब होगा तब इसका आराम से उसका थिकनेस भी बढ़ जाएगा इस बार। आपको लगता है ये 1 एकड़ ज़मीन से आप अपनी घर गृहस्थी चला पाते हैं? और आप तो ये लीज पर लिए हैं, लीज भी कितनी है? सर अभी हमने पहले साल जो हमारा लीज था वो 51,000 प्लस वाटर था, तो 51,000 रुपये पर एकड़, उसके ऊपर हम पानी का पैसा अलग, करीब 60,000 रुपया आराम से 65,000 आप मान के चलो, प्लस मेरा लेबर जाता था, प्लस बाकी सारी चीज़ें जो खर्चा होता था वो जाता था। अब दूसरे साल जो मेरा है वो 3,000 रुपये और बढ़ गया, तो 54,000 रुपीज़ हो गया पर एकड़। यहाँ पे 1 एकड़ यानी कि 3.25 बीघा होता है और प्लस पानी, तो आप ऐसा समझ लो कि 70,000 रुपीज़ मेरा अभी इस महीने का सिर्फ ज़मीन का खर्चा है, ज़मीन और पानी का। और ये यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो प्रोडक्शन है वो हमने देखा है, जो उन्होंने कॉस्टिंग बताई है पर एकड़। यहाँ पर खेड़ा में 1 एकड़ ज़मीन का जो रेंट है 1 साल का वो 55,000 के आसपास है। पानी वगैरह मिला दीजिए तो वो 60-65,000 के आसपास बैठ जाता है। लेकिन क्या आप सेटिस्फाई हैं 1 एकड़ से एक युवा नौकरी करने के बजाय वो ये ग्रीन स्टार्टअप शुरू कर सकता है? सर अगर आप नौकरी का भी देखें तो 20 लाख रुपए आपको पहले साल पे एटलीस्ट 10 लाख रुपए मेरा बेयर मिनिमम मेरा निकला। मेरा अभी 20 लाख, टारगेट 20 का है। टारगेट 20 का है और वो 20 ऐसे देखना है कि सारे खर्चे निकालने के बाद मैं 20 के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। क्या बात जी, तो अगर इतना पैसा मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी युवा को जॉब के ऊपर सोचना भी चाहिए, क्योंकि आप अपना खुद का काम कर रहे हैं। दूसरा चीज़ कि आप वो खाना दे रहे हो कि जो गाय और भैंस एक्चुअली डिजर्व करते हैं, और आने वाली कई पीढ़ियों तक ऐसा दूध पहुंचेगा जो एक एक्चुअली अच्छा दूध है, सिंथेटिक दूध नहीं है। बिल्कुल, शुक्रिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं, कहते हैं कि धरती जो है वो संभावनाओं का खजाना है, ये रत्न गर्भा है, लेकिन इससे रत्न कैसे निकालना है, उस खजाने को कैसे निकालना है, इस ग्रीन स्टार्टअप से आप समझ सकते हैं। 1 एकड़ से बिना कुछ गंवाए और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एक युवा चिंतन करके 20 लाख रुपया निकाल लेता है।
मैं आपको लेकर के आया हूं गुजरात के बोटाद ज़िले में। ये चारण की गांव है और यहाँ पर नागजी भाई का खेत है। हवा बहुत खुशगवार है और ये खुशहाल किसान की कहानी है। यहाँ पर 150 एकड़ के किसान नागजी भाई 3 साल पहले तक जब वो यूरिया, डाई, पेस्टिसाइड इन सब को देते थे तो इस 150 एकड़ में उनको 12 लाख रुपए तक का खर्च आता था। उन्होंने यहाँ पर अपनी बायो पेस्टिसाइड की जो यूनिट्स जो यहाँ पर लगवाई, इनमें इनका करीब 6 लाख रुपए का खर्च आया। ये वन टाइम खर्च है जो 10 साल, 15 साल, 20 साल तक यही यूनिट काम करेगी और 1 साल में ये इससे 12 लाख रुपए का केवल वो खर्चा बचा ले रहे हैं जो यूरिया, डाई, पेस्टिसाइड इन सब पर होता था। दूसरा फ़ायदा, यहाँ पर वो पूरी की पूरी 150 एकड़ लैंड को विषमुक्त कर चुके हैं। अपनी खाद, अपना एंजाइम, अपना बायो पेस्टिसाइड और अपना पानी, ये सब मिल करके ये जो बड़े वाटर फिल्टर लगे हैं, इनसे होते हुए इस 150 एकड़ ज़मीन में जाता है, उसे सिंचित करता है, उसे पोषित करता है। हम यहाँ पर नागजी भाई से बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका नागजी भाई। सबसे पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो काम सब शुरू किया, इस सब काम को करने का विचार आपको कैसे आया? क्या आपको लग रहा था कि इनपुट कॉस्ट ज़्यादा हो रही है? हाँ, पहले तो हम जो खेत करते हैं रासायनिक दवा और उसमें तो बहुत ज़्यादा खर्च आता था। तो मैंने सोचा कहीं ऐसा करूं कि कम खर्चा हो। तो मैंने जो ईबीसी ट्यूब का थोड़ा नॉलेज लिया और ईबीसी ट्यूब लगाई। तो पहले तो मैं आपने कहा कि वैसे 12 लाख रुपया वार्षिक खर्चा होता था, तो ये ट्यूब लगाने के बाद 6 लाख रुपया हो गया। ठीक है, एक बार इंस्टॉलमेंट कर दिया और बार बार इसको ज़रूरत नहीं है। और बाद में 3 साल से हम लगा रहे हैं तो हमारा खर्चा तो कुछ है नहीं। 4-5 गाय रखते हैं, गाय से वो सब चल जाता है। और बाहर से हम कोई भी खाद, एक दाना भी खाद का और एक बूंद भी दवा का नहीं लाया। ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, इससे सब चल जाता है। और हमारा खेत जो गुजरात में ऐसा है कि 0.56 का जो इसका ऑर्गेनिक कार्बन होता है, वो ईबीसी ट्यूब लगाने के बाद हमारे पास रिपोर्ट भी है, ज़मीन का रिपोर्ट भी करवाया है। और 1 से लेके 1.35, 34, 36 हो गया है। तो इसका जो रीज़न है वो हमारा ऑर्गेनिक कार्बन भी बहुत बढ़ गया है। मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर 0.45 या 6% का कार्बन लेवल था यहाँ की ज़मीन का, जो बढ़ कर के जो बताते हैं कि उनकी लैबोरेटरी की जो रिपोर्ट है उनके ज़रिए ही यहाँ पर ये 1.35% तक यहाँ कार्बन लेवल हो गया है। और अभी तो सफ़र बाकी है। ये 2% भी होगा, 3% भी होगा, ये 6-7% भी होगा। मैं आपको बताता चलूँ, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में आमतौर पर किसान 18% के कार्बन लेवल पर खेती करते हैं। तब वो जो खेती होती है उसकी जो गुणवत्ता होती है वो वास्तव में अनाज को, अन्न को स्वस्थ बनाती है, मन को स्वस्थ बनाती है, तन को स्वस्थ बनाती है। और उसी वजह से आप एक तरह से स्वस्थ राष्ट्र हो जाते हैं। हम यहाँ पर एक बात और बताते चलें कि जो नागजी भाई हैं वो 2001 में उन्हें भारत सरकार का सरदार पटेल पुरस्कार से भी उनको नवाजा जा चुका है। यहाँ पर ये कहानी एक सफल किसान की थी, एक स्मार्ट किसान की थी, जो पूरी तरह से जो इनोवेटिव को पसंद करता है, इनोवेशन को पसंद करता है। इस 150 एकड़ ज़मीन को एक वाल्व खोलता है और उस वाल्व से यहाँ से पूरी ज़मीन को पानी चला जाता है, पूरी ज़मीन को खाद चला जाता है, पूरी ज़मीन को पेस्ट जो उनका इंसेक्टिसाइड है हर्बल वो चला जाता है। पानी की कहानी क्या है ये भी हम थोड़ा सा आपसे जानेंगे। कितना पानी आप यूज़ करते हैं, कैसे आता है? हाँ, सभी प्लॉट पे तो हमारा पानी है ही, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर जो सौराष्ट्र ब्रांच की कैनाल है वहाँ से हम पानी लेते हैं। कैनाल के बाजू में हमारा कुआं है। कुआं में से ये जो है वो जो होज है, होज में आता है और होज में से उठाकर हम जो पंपिंग करके सभी खेत में हम ले जाते हैं। मतलब
आज की जो एक बड़ी बात है या जो बहुत कड़वी सच्चाई है वो ये भी है कि देश का कुल पानी जो है उसका 80% सिर्फ और सिर्फ खेती में उपयोग होता है, और जब वो फ्लड इरिगेशन के तौर पर यूज होता है तो वो उपयोग नहीं बल्कि कई बार लोग आजकल उसको दुरुपयोग भी कहते हैं। यहाँ पर एक कुएं से, मात्र 11.5 फीट के एक कुएं से 150 एकड़ खेत की सिंचाई कर लेना, आप समझ सकते हैं ये भी एक स्मार्टनेस है, ये भी एक इनोवेटिव आइडिया ही है।